बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स में से है। जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो हमने एंजाइम के बारे में पढ़ना है कि एंजाइम्स हैं क्या, उनकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे और फिर हम जो है देखेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम को एंजाइम कहते क्यों हैं, किस वजह से एंजाइम का नाम क्यों रखा गया ये। एंजाइम बच्चों दो वर्ड्स एन और जाइम पर मुश्तमिल है। एन का मतलब होता है इन यानी अंदर, जाइम का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो पहला जो एंजाइम है वो यीस्ट के अंदर चूंकि देखा गया था, डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम एंजाइम रखा गया। एंजाइम जो है इनको स्टार्टिंग से एंजाइम नहीं थे कहते, बल्कि इनको शुरू में फर्मेंट्स बोलते थे क्योंकि ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर यूज होते थे और इसलिए इनको स्टार्टिंग पे फर्मेंट्स कहते थे। बाद में जो है साइंटिस्ट कोहने था उसने 1878 के अंदर फर्मेंट से एंजाइम की टर्म ले आई। तो इसको नाम जो है एंजाइम का वो कोहने ने दिया। अब स्टार्टिंग पर ये थ्योरी थी कि एंजाइम्स को यीस्ट से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक फिजियोलॉजिस्ट एडवर्ड बचनर ने यीस्ट के सेल से एक्सट्रैक्ट कर लिया था, अलग कर लिया था एंजाइम को। इसलिए जो ये इसको नोबेल प्राइज मिला था एडवर्ड बचनर को। इसने 1897 के अंदर यीस्ट से अलग किया था। तो ये बेसिक सी हिस्ट्री थी, बुक के अंदर बच्चों मेंशन नहीं है, लेकिन इतनी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है। अब ये बच्चों चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिए है, इसमें से शॉर्ट आने हैं, लॉन्ग इस चैप्टर से अभी तक जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग नहीं आए। तो इसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम जो है वो है क्या। तो पहली चीज़, एंजाइम बच्चों जितने भी हैं वो सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं, एक्सेप्ट स्वाई राइबोजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। राइबोजाइम जो है वो आरएनए का बना हुआ होता है बच्चों, बाकी सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं। दूसरी चीज, एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा हो, उस सब्सटेंस को आप बोलेंगे बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट अब क्या है? कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन शुरू नहीं करता, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा बस, लेकिन खुद जो है खर्च नहीं होगा, वो खुद वैसे का वैसा ही रहेगा, बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता जाएगा और खुद बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए एंजाइम की डेफिनेशन क्या हुई? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स का मतलब है लिविंग थिंग्स के अंदर जो काम परफॉर्म करते हो वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, और ये जो है इनको बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। और बायोकैटालिस्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे, खुद खर्च खुद कंज्यूम नहीं होंगे रिएक्शन के दौरान, और ये लिविंग थिंग्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसके अंदर जो है ये यूज होते हैं। तो ये तो हो गई एंजाइम की डेफिनेशन। अब हमने देखनी है एंजाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, एंजाइम इतने इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। एंजाइम हमने कहा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अब अगर रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो होगी तो ज़िंदगी पर तो असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम है अगर वो ना हो तो रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगी। हम 1 मिनट के अंदर जो है वो 16 से 20 मरतबा सांस लेते हैं। अब अगर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ना हो तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और हम मर भी सकते हैं। इसलिए लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है एंजाइम्स के बगैर। एंजाइम्स जो है वो बच्चों हाईली स्पेसिफिक हैं। एक एंजाइम एक रिएक्शन के लिए, वो दूसरे के लिए नहीं है। एक एंजाइम एक ही रिएक्टेंट को या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो सिमिलर होंगे वो सिर्फ उनको जो है
कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट्स के अंदर। वो किसी और किस्म की रिएक्टेंट के लिए यूज़ नहीं होगा, एक ही किस्म के लिए एक ही तरह का एंजाइम होता है। एक एंजाइम एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के रिएक्टेंट्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर सक्रेज़ एक एंजाइम है, ये सिर्फ सक्रोज़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, किसी और को प्रोडक्ट पे कन्वर्ट नहीं करेगा। अब वो रिएक्टेंट जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होता है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये इम्पोर्टेंस हो गई कि ये स्पेसिफिक है और ये जो है इनके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। अब हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है। हमने कहा एंजाइम जो है सिवाय एक टाइप राइबोजाइम के अलावा बाकी सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। प्रोटीन्स इमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, इसलिए एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इमाइनो एसिड। कई सौ इमाइनो एसिड मिलके एंजाइम जो है बनाते हैं। ये इमाइनो एसिड आपस में मिलके चेन्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है धागों की तरह की होती हैं और धागा आपको पता है जैसे जैसे फोल्ड होता जाता है, कॉइल होता है, तो एक ग्लोब्यूलर सी शेप बनती है, गोल सी शेप बनती है। इसलिए एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अब ये चीज़ है कि एंजाइम जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं ये थ्री डायमेंशनल प्रोटीन्स हैं। यानी थ्री डायमेंशनल वो चीज़ होती है जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो। तो एंजाइम जो है वो थ्री डायमेंशनल होते हैं। इसके यहाँ पर ये डायग्राम देखें, यहाँ पर जो बच्चों डिस्कस हुआ है कि एक सबस्ट्रेट, मैंने कहा वो रिएक्टेंट जो कि अटैच होता है एंजाइम के साथ और फिर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट यहाँ पर एंजाइम की बस इतनी सी जगह पर अटैच होगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम जो हैं ये इनके आखिर पर इनकी पहचान है कि एंजाइम के ज़्यादातर एंजाइम्स के लास्ट के ऊपर यहाँ वर्ड एज होता है लेटर या फिर इन होता है। अब कुछ जो है एंजाइम्स उनके जो सबस्ट्रेट होता है उसके नाम के आखिर पर जो है आप एज या इन लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंजाइम बन गया। मिसाल के तौर पर सक्रोज जो हमने कहा एक सबस्ट्रेट है, तो उसके एंड पर जो है ओज को रिमूव करके एज लगा दें तो एंजाइम सक्रेज बन जाएगा। इसी तरह सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसके एंड से ओस हटा के एज लगा दें तो जो है सेलुलेज एंजाइम बन जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ एंजाइम्स हैं जिनके आखिर पर इन आता है, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। अब बच्चों हमने कहा कि पीछे मैंने आपको डायग्राम में कि ये जो है जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड होता है सिर्फ थोड़ी सी जगह पर। अब देखें ये सारे का सारा जो एंजाइम है प्रोटीन का बना हुआ है ना, इमाइनो एसिड का बना हुआ है, यहाँ पर ये बस थोड़ी सी साइट, छोटी सी साइट एंजाइम की जहाँ पर आके सबस्ट्रेट ने जुड़ना होता है, इस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट है, ये सिर्फ 3 से 4 इमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, बाकी की सारी जो है वहाँ पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता। तो जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़े और जुड़ेगा तो जहाँ पर रिएक्शन होगा उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। इसलिए एक्टिव साइट क्या हुई, यहाँ पर बच्चों एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होते हैं। तो एक्टिव साइट जो है चार्ज बेयरिंग साइट है, यानी जो चार्ज बेयर का मतलब रखती हो। टू विच कैटालिटिक एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी सबस्ट्रेट जहाँ पर जुड़ेगा वहाँ पर ही तो कैटालाइसिस होना है ना, वहाँ पर ही तो रिएक्शन होना है ना। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हद लगा दी गई है, महदूद है कि कैटालिटिक एक्टिविटी यहीं पर होनी है। इसलिए वो साइट जो चार्ज बेरिंग है, जो छोटी सी ही है एंजाइम की, जहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ेगा और कैटालिटिक रिएक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है चूंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है इसलिए इज इन्वॉल्व इन कैटालिटिक एक्टिविटी, और ये कंसिस्ट करती है ओनली ऑफ फ्यू इमाइनो एसिड्स। ये थोड़े से इमाइनो एसिड पर कंसिस्ट करती है और रिएक्टेंट इसके साथ आके अटैच होते हैं। और मैंने बता दिया फ्यू इमाइनो एसिड 3 से 4 हो सकते हैं ज़्यादातर एंजाइम्स के अंदर।
अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कोफैक्टर क्या है। बच्चों कोफैक्टर जो है, कुछ एंजाइम जो होते हैं उनकी शेप इस तरह की होती है कि उनको एक साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी जो प्रोटीन पर मुश्तमिल ना हो, वो अपने साथ चाहिए होता है, फिर ही वो फंक्शन कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो वो फंक्शन नहीं कर सकते। ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोई विटामिन हो सकता है, कोई जो है ये हो सकता है न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, या कोई मेटल आइन हो सकता है, यानी अमाइनो एसिड ना हो। तो ऐसा जो है सब्सटेंस जो अमाइनो एसिड ना हो, कोई नॉन प्रोटीन हो और वो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हो, तो उसको आप बोलेंगे कोफैक्टर। अब ये देखें नेक्स्ट डायग्राम, इसके अंदर जो है उन्होंने देखें ये शेप दिखाई हुई है। ये एक सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम जो है उसके अंदर यहाँ पर बच्चे अटैच होगा, लेकिन इसकी जो ये वाली आगे से नोक है वो एंजाइम के अंदर फिक्स नहीं हो सकती, और सबस्ट्रेट जब तक फिक्स नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए इस एंजाइम को कोई कोफैक्टर चाहिए। ये कोफैक्टर आके यहाँ पर अटैच होगा। आप देखें शेप बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो गई है और अब प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कोफैक्टर ना हो सबस्ट्रेट तो आके जुड़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये एंजाइम और इस सबस्ट्रेट के दरमियान पर ये जो कोफैक्टर है ये ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, ये पुल के तौर पर काम कर रहा है। तो अब हमने देखनी है कोफैक्टर की खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कोफैक्टर्स की। तो प्रॉपर्टी पहली तो यही हुई कि ये एक्ट करता है ब्रिज के तौर पर एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। दूसरा जो है, कुछ कोफैक्टर्स जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तीसरी चीज़ कि कुछ जो है कोफैक्टर जो है वो बच्चों अलग हो जाते हैं एंजाइम से, और कुछ जो है परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं एंजाइम्स का। चौथी चीज़ ये है कि कुछ जो कोफैक्टर्स हैं, समटाइम कोफैक्टर जो है वो एनर्जी दे रहे होते हैं, और ये एनर्जी ज़रूरी होती है रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, और ये जो है ये परमानेंटली भी जुड़ा हो सकता है एंजाइम के साथ, और उससे अलग भी हो सकता है। अब हमने नेक्स्ट देखनी है कोफैक्टर की टाइप्स। ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट या ऐसा कोफैक्टर जो कि डिटैचेबल हो, अलहदा हो सकता हो एंजाइम से, उसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक्टिवेटर। यहाँ पर जो डायग्राम हमने देखी थी, ये देखें यहाँ पर जो है ये वाला ये अलग है इससे, ठीक है, ये इसका परमानेंटली यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ। तो यानी कोफैक्टर अलग भी हो सकते हैं। ये बाकी सारे का सारा एंजाइम का हिस्सा जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है, ये प्रोटीन पार्ट है, और ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ऐसा कोफैक्टर जो कि डिटैचेबल हो, जो अलग हो सकता हो, उसको बोलते हैं एक्टिवेटर। दूसरी शर्त है कि ये इनऑर्गेनिक हो, यानी कि कुछ जो मेटल आयंस हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह, ये इनऑर्गेनिक है और ये अलग हो जाते हैं एंजाइम से, और ये कोफैक्टर के तौर पर यूज़ होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। अगली जो टाइप है कोफैक्टर की वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है वो वाला नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो लूजली जुड़ा हुआ होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, और ये ऑर्गेनिक है। जो पीछे एक्टिवेटर और कोएंजाइम में डिफरेंस क्या है कि ये जो है कोएंजाइम वो ऑर्गेनिक है नेचर में, और जो एक्टिवेटर है वो जो है वो इनऑर्गेनिक है नेचर में, और ये लूजली अटैच हुआ होता है, ये भी अलग हो सकता है इससे। इसकी एग्जांपल क्या है कोएंजाइम्स की, विटामिन सी है, विटामिन ए है, और निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भी एग्जाम्पल है कोएंजाइम की। नेक्स्ट जो टाइप है कोफैक्टर की वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक बच्चों वर्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल ऑर्गन। ऑर्गन जो होते हैं वो बॉडी से अलग नहीं होते, अलग नहीं हो सकते।
तो ऐसा कोफैक्टर, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो मजबूती से कोविलेंटली अटैच हो प्रोटीन पार्ट के साथ, जो अलग ना हो, उसको आप बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है प्रोटीन पार्ट के साथ, उस वाले कोफैक्टर को आप बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है बच्चों, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है नेचर में और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक की एग्जांपल में विटामिन, शुगर, लिपिड, हेम है, और जो इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें मेटल आयंस आ जाते हैं। आगे हमने देखना है एंजाइम जो है वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, एंजाइम की एग्जिस्टेंस क्या है। तो एंजाइम या तो एपो एंजाइम की सूरत में होते हैं या हालो एंजाइम। एपो वर्ड का मतलब होता है विद आउट, और जो हालो वर्ड है उसका मतलब होता है कंप्लीट, कोई चीज मुकम्मल हो। तो अब ये हमने देखना है कि क्या है इनमें डिफरेंस। एपो एंजाइम वो एंजाइम है जिसके पास उसका ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट के साथ साथ उसके पास उसका नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर हो। अब कोफैक्टर या तो कोई एंजाइम हो सकता है या के प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। तो ऐसा एंजाइम जिसके पास, हमने कहा एपो का मतलब जो है विदाउट, सॉरी, तो एपो एंजाइम जो है जिसके पास प्रोटीन पार्ट तो हो लेकिन उसके पास जो है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम मौजूद ना हो, एब्सेंट हो, विद आउट। ऐसा एंजाइम जो विद आउट हो प्रोस्थेटिक ग्रुप के या कोएंजाइम के, इसको आप बोलोगे एपो एंजाइम। और ये कैटालिटिकली इनएक्टिव है। अब देखें कोफैक्टर अगर नहीं जुड़ा हुआ, चाहे वो कोफैक्टर उसका कोएंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोई भी है, तो कोफैक्टर नहीं अगर एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली फिक्स नहीं होगा, इसलिए ये इनएक्टिव होता है। जबकि इसके उल्ट है एपो एंजाइम के उल्ट है हालो एंजाइम। तो एपो एंजाइम की एग्जांपल्स हैं, बुक के अंदर नहीं है, पेप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन। जबकि हालो एंजाइम एक्टिवेटेड, मैंने कहा उल्ट है एपो के, एपो जो है वो इनएक्टिव है, ये एक्टिवेटेड है। और इसके अंदर क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन पार्ट को ही बोलते हैं, प्रोटीन पार्ट प्लस जो है कोफैक्टर के। तो कोफैक्टर जो है और उसके साथ अगर प्रोटीन पार्ट ये हो तो एंजाइम हॉलो कहलाएगा। लेकिन अगर जो है कोफैक्टर को आप जो है वो रिमूव कर दें तो फिर जो है एंजाइम वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल हो तो वो एपो कहलाएगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। आपको ये डायग्राम से देखें, यहाँ पर देखें कि ये जो एंजाइम है इसकी जो है पास एक्टिव साइट इसकी इस शेप की है, लेकिन इसका सबस्ट्रेट गोल शेप का है, तो सबस्ट्रेट जो जुड़ नहीं सकता इसलिए इसको कोफैक्टर चाहिए। अब इस एंजाइम के पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, इसका कोफैक्टर नहीं है, तो ये एंजाइम जो कोफैक्टर के बगैर है, विदाउट है, सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल है, इसको बोलते हैं एपो। लेकिन यहाँ पर ये एंजाइम जिसके साथ उसका ये कोफैक्टर अटैच हो गया और इस कोफैक्टर के अंदर ये गोल शेप के अंदर अब ये सबस्ट्रेट जो है आके जुड़ जाएगा, तो ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर पर मुश्तमिल हो उसको बोलते हैं हॉलो, यानी ये कंप्लीट एंजाइम है और ये एक्टिवेटेड है, प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, ये इनएक्टिव है। तो ये डिफरेंस हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अब नेक्स्ट है एंजाइम होते कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एंजाइम बच्चों ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिजॉल्व हुए होंगे, या ये ऑर्गेनेलिस जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होते हैं वो राइबोज के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो जिस साइट पर बनना होता है, जहाँ पर रिएक्शन होना होता है उस साइट पर भी सिंथेसाइज होंगे। जहाँ पर भी बॉडी में कोई रिएक्शन होना है और उसमें एंजाइम एज अ कैटलिस्ट आएंगे तो वहाँ पर जो है हो सकता है कि उसी साइट पर एंजाइम पैदा हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों आप लोगों ने जो है एंजाइम की डेफिनेशन, हिस्ट्री, उसकी स्ट्रक्चर
उसके फिर आप लोगों ने कोफैक्टर्स वगैरह और टाइप्स एपो और हॉलो जो हैं और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा डिस्कस किया। नेक्स्ट में हमने करैक्टरिस्टिक सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।